इस साइंस फिक्शन और स्पेस एक्सप्लोरेशन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को दिखाते हुए। दरअसल ये स्पेसशिप इंसानों द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल मिशन के लिए बनाई गई थी, जो पूरे ब्रह्मांड में फैलकर उस जगह पर चले जाते थे जहां मेडिकल टीम की जरूरत होती थी। दरअसल ये वो समय होता है जब इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि वो लाइट की स्पीड से स्पेसशिप को लेकर जा सकते हैं, और इसी स्पीड का यूज करके उन्होंने कई सारे प्लैनेट्स के ऊपर अपनी सिविलाइजेशन स्थापित कर ली है। यानी कि पूरे गैलेक्सी में ऐसे कोई भी ग्रह नहीं है जहां पर इंसान ना पहुंच पाए हो। ये तो सिर्फ हो पाया है उस एटॉमिक लेवल के ट्रांसमिशन के कारण, जिसमें कि वो सभी वार्म होल का प्रॉपरली यूज करना सीख चुके हैं। इस वार्म होल का यूज कई लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही सेकंड्स में कवर करने के लिए यूज किया जाता था। मून तक पहुंचने के लिए चंद सेकंड्स लगा करते थे और मार्स तक पहुंचने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता था। अब यहाँ उस बड़े से एडवांस स्पेसशिप के अंदर कई सारे लोग मौजूद होते हैं। वो अपना रेस्क्यू करने की मिशन बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, जिनका एक बहादुर कैप्टन भी होता है। उन सारे टीम मेंबर्स के साथ वहाँ कुछ रोबोट्स भी होते हैं जो उन्हें गाइड करते थे। अब यहाँ कैप्टन और उन सारे मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी गैलेक्सी में एक ऐसा ब्लू जाइंट प्लैनेट है जिसके ऊपर इलीगल माइनिंग चल रही है। लेकिन बात यह थी कि वहां पर मौजूद माइनिंग को कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो जाइंट अपने स्टार से काफी ज्यादा क्लोज होता जा रहा है। इसीलिए वहां पर इंसानों का रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उस पूरे प्लैनेट को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया था। फिर भी वहां इलीगल माइनिंग चल रही है, इसी वजह से ये काम कैप्टन माइक को दिया जाता है और वो अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को लेकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। वो जाइंट प्लैनेट दूसरे गैलेक्सी में होता है, इसीलिए उन्होंने एटॉमिक ट्रांसमिशन का यूज करने का डिसाइड किया। कैप्टन के ये कहने पर सारे मेंबर्स तैयार हो जाते हैं वार्म होल के थ्रू कई लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही सेकंड्स में कवर करने के लिए। लेकिन ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा रिस्की हुआ करता था। इसमें पहली बात तो इतनी ज्यादा पावर लगती और स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारे मेंबर्स को एक सीक्रेट चैम्बर में जाना होता था, क्योंकि इस प्रोसेस में स्पेसशिप के साथ साथ मेंबर्स की बॉडी भी एटॉमिक लेवल पर कन्वर्ट होकर ट्रांसमिशन करती थी। इसीलिए अगर जरा से भी लापरवाही बरती तो उनकी बॉडी एकदम से रप्चर हो जाएगी, जैसे किसी मुर्दा जानवर को जला दिया जाए और वो पूरी तरीके से अलग अलग हो जाए। इसी बात का वो सभी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और अपने चैम्बर में चले जाते हैं। कुछ ही देर के अंदर वो वार्म होल के पास पहुंचे और सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगी। उनकी स्पेसशिप तो अब लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने लगी होती है और ये प्रोसेस इतना जल्दी हो रहा था कि उन सभी को पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पूरी ट्रेवलिंग करते हुए हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर सारे मेंबर्स बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या थी ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। कई मिनट्स तक ट्रेवल करने के बाद अब वो सभी बहुत ही ज्यादा सेफ्टी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। उनकी स्पेसशिप को कुछ नहीं हुआ था और वो बड़ा सा ब्लू जाइंट प्लैनेट उनके सामने होता है। धीरे धीरे सभी लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन एक बैड न्यूज थी। उन सभी के कैप्टन के चैम्बर में कुछ गड़बड़ी आने की वजह से उनकी पूरी बॉडी रप्चर हो चुकी थी। वो इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि उनका इलाज करना भी मुश्किल लग रहा था। सारे मेंबर्स इसी बात से परेशान होते हैं कि आखिरकार उन्हें ठीक कैसे किया जाए। उनके बॉडी के अंदर के हर एक ऑर्गन्स अलग अलग हो चुके थे, यानी अब कैप्टन माइक ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले। ये सारी परेशानी कम थी कि अब बहुत सारे एस्टेरॉइड आकर उनकी स्पेसशिप से टकराने लगे थे, क्योंकि वो जो जाइंट ब्लू प्लैनेट था उसके चारों तरफ कई सारे एस्टेरॉइड ऑर्बिट में होते हैं और वही डायरेक्टली आकर उनकी स्पेसशिप से लड़ते जा रहे थे। काफी सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और इन्हीं चीजों की वजह से स्पेसशिप की थोड़ी पावर कम हो जाती है। उस जाइंट ब्लू प्लैनेट की ग्रेविटेशन इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो स्पेसशिप को अपनी तरफ खींच रहा था। अगर उनके मेंबर्स ने कुछ नहीं किया तो ये स्पेसशिप ब्लू जाइंट प्लैनेट की जमीन पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर शायद किसी के बचने के चांसेस एकदम 0% हो। यहाँ उनके कैप्टन तो गाइड करने के लिए नहीं थे, इसीलिए बाकी सारे मेंबर्स किसी भी तरीके से थ्रस्टर्स का यूज करते हैं और बची हुई स्पेसशिप की सारी पावर्स उसमें लगा देते हैं ताकि वो ब्लू जाइंट की ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल सके। आखिरी पावर्स यूज करने में वो कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं बची रह गई जिससे कि वो वापस एटॉमिक ट्रांसमिशन का यूज करके अपनी गैलेक्सी में जा सके। दुखद बात हो गई कि उनके कैप्टन की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। वो सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता कि ये तो मौत के खेल की अभी शुरुआत हुई है।
उन्होंने इस ब्लू जायंट प्लेनेट के पास आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ सारे मेंबर्स यही फिगर आउट करने लगे थे कि वो इस गैलेक्सी से अपनी गैलेक्सी में कैसे जाएंगे। उनके पूरे सिस्टम को चार्ज होने के लिए कई मिनट्स लगने वाले थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस ब्लू जायंट्स के साइड में कई सारे ब्लैक होल्स मौजूद थे। इन ब्लैक होल्स के आसपास ग्रेविटेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके आसपास भी घूमेगा तो वो ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच लेता था। और सबसे डरा देने वाली बात, उन सभी मेंबर्स की जो स्पेसशिप होती है विदाउट पावर की उसी तरफ खींची चली जा रही थी। यानी उनके पास अब कुछ ही मिनट्स हैं पावर रिस्टोर करके वहां से निकलने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सभी के सभी ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे और उनका वहां पर क्या होगा अब तक किसी को अंदाजा ही नहीं लग पाया है, क्योंकि इंसानों ने खुद वॉर्म होल के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट्स किए और जिंदा वापस लौट कर भी आए, लेकिन अब तक ब्लैक होल के अंदर जो भी गया है वो वापस आया ही नहीं। उसका पूरे इस ब्रह्मांड से नामो निशान ही मिट जाता था। इसीलिए इतनी ज्यादा एडवांसमेंट होने के बावजूद भी इंसान ब्लैक होल से डरता है। उनका पूरा सिस्टम चार्ज तो हो रहा था, पर जैसे स्पेसशिप आगे बढ़ती है तभी अचानक उस ब्लू प्लैनेट से छोटी सी स्पेसशिप उनकी तरफ आने लगी। ये उन्हीं सारे माइनर्स की स्पेसशिप हो सकती है जो कि ब्लू प्लैनेट पर इलीगल माइनिंग कर रहे हो। वो छोटी सी स्पेसशिप जब रेस्क्यू शिप के पास आती है तब उन्हें ये पता चला कि ये छोटी सी स्पेसशिप तो काल नाम की एक आदमी की है जो कि कायला नाम की एक मेंबर का हस्बैंड हुआ करता था। पिछले साल ही उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा था तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया होता है। पर अब कायला नहीं समझ पाती कि उसका हस्बैंड यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सभी जल्द से जल्द काल के स्पेसशिप को अपने मेन स्पेसशिप से अटैच करते हैं और उसे लेकर आते हैं पूरे बॉडी की जांच करने के लिए। उन्हें पता चला कि ये तो काल नहीं बल्कि कोई और ही है जो कि स्पेसशिप के अंदर मौजूद था और उसके साथ कई सारी चीजें भी होती हैं। सबसे पहले उस अनजान आदमी के बॉडी स्ट्रक्चर की जांच की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर तो कायला और उसके सारी टीम मेंबर्स एकदम शॉक रह गए होते हैं, क्योंकि इस इंसान की बॉडी की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो रही थी और जो भी घाव लगे होते हैं वो अपने आप ही हील होते जा रहे थे। यानी इनके पास इंसानों से हटकर हीलिंग एबिलिटी भी है। वो सारे मेंबर्स उस आदमी के बॉडी रिपोर्ट्स तो निकालते रहते हैं, लेकिन तभी येगर नाम का एक एस्ट्रोनॉट उसकी दूसरे वाली स्पेसशिप में जाता है जहां पर बहुत सारी चीजें रखी गई थी। ये उस माइनिंग सेंटर से निकाली गई चीजें होती हैं जो कि ये सारे लोग ब्लू प्लैनेट पर कर रहे थे। अंदर जाके देखने पर येगर को कुछ चमकता हुई चीज दिखाई देती है। ये एक बहुत ही नायाब वस्तु लग रही थी जिसे कि वो टच करने लगा, पर अचानक से अब येगर को महसूस होता है कि उसकी बॉडी में कुछ एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं, जिससे कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। येगर तो उस चमकते हुए ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद अब पहले से काफी ताकतवर भी हो गया था। यानी इसके अंदर कुछ तो मौजूद है जो इंसानों को हीलिंग पावर देती है और काफी ताकतवर बनाती है। इस बारे में फिलहाल के लिए उन्हें पता नहीं चला होता। अब हमें यहाँ पर उसे आदमी को दिखाया गया जिसकी बॉडी की रिपोर्ट निकाले जा रहे थे। वो तो होश में आने के बाद खुद का नाम ट्रॉय बताता है और कायला से कहता है कि मैं काल का बेटा हूँ, यानी कि वो कायला का भी बेटा हुआ। लेकिन कायला को इन चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ट्रॉय यहाँ पर अपने फादर यानी कि काल के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थे और उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई। काल पता नहीं कैसे कायला के बारे में सारी बातें बता दे रहा था कि उसके पास्ट में क्या हुआ और वो इतनी ज्यादा उदास क्यों है। कायला तो अब इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचती और उस छोटी सी स्पेसशिप में लाए हुए सारे सामान यहाँ तक कि उस चमकते हुए ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसफर किया जिससे कि वो उनके ऊपर भी रिसर्च कर सके। अब यहाँ सारे मेंबर्स उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नायाब लग रहा था। तब जाकर ट्रॉय बताता है कि ये एडवांस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अनलिमिटेड पावर्स थी वो मुझे ब्लू प्लैनेट के माइनिंग एरिया पर मिला था। जब हमें इस बारे में पता चला होता है तो मेरे कई सारे साथी वहां पर मौजूद थे माइनिंग के लिए, लेकिन कई साल तक खुदाई करने के बाद जब उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो वो वापस चले गए। सिर्फ मैं ही था जो लगातार खुदाई करता रहा और आखिर में मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल ही गया। ये दुनिया में सिर्फ एक है, इसीलिए इसकी मार्केट में अनगिनत कीमत होगी। तो ट्रॉय यहाँ पर अपना एक ऑफर उन सारे मेंबर्स के सामने रखता है कि तुम इस ऑब्जेक्ट के बारे में ऑफिशियल्स को मत बताओ। इसे बेचने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे। बट अब निक नाम का एक मेंबर जो कि को कैप्टन होता है वो ये समझ चुका होता है कि ये ऑब्जेक्ट कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी की वजह से ट्रॉय को हीलिंग पावर्स मिली थी और काफी सारी शक्तियां भी होती हैं और इस तरीके के ऑब्जेक्ट को कोई एडवांस सिविलाइजेशन ही क्रिएट कर सकती थी जो इंसानों से भी ऊपर हो सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ब्लैक मार्केट में बेचना काफी खतरनाक हो सकता था। निक को ये चाहिए होता है कि वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करेगा अपनी टीम के साथ।
निक ने ट्रॉय के ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और उल्टा उस ऑब्जेक्ट को वो अपनी हिरासत में ले लेता है। निक को यहाँ पर टेंशन थी अपनी पूरी टीम को जल्द से जल्द गैलेक्सी में वापस लेकर जाने की, इसीलिए काफी सारी एनर्जी रिसोर्स चाहिए थे। तो वो ट्रॉय की छोटी सी स्पेसशिप लेकर उस ब्लू जायंट प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर उनका बेस स्टेशन था। लेकिन इस जगह पर निक को काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ब्लू जायंट प्लैनेट के ऑर्बिट में इंटर होने के बाद ही उसे ग्रेविटेशन अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। पर निक एक बहुत ही अच्छा पायलट भी होता है। वो काफी दिमाग लगाकर उस बेस स्टेशन पर लैंड करने में कामयाब हो चुका था। वो बड़ा दिमाग लगाकर उस बेस स्टेशन के ऊपर अपना स्पेसशिप लैंड करने में कामयाब भी हो चुका था। निक बेस कैंप के अंदर अपना काम करने के लिए चला गया होता है, पर यहाँ कायला अभी भी उस मैजिकल ऑब्जेक्ट की देखरेख कर रही थी और बाकी मेंबर्स को अपना कंक्लूजन बताती है। कायला ने तो ये बताया कि इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किसी अल्ट्रा डायमेंशन जैसा लग रहा है, जिसमें कि शायद थर्ड डायमेंशन से भी ज्यादा डायमेंशंस मौजूद हो सकती हैं। और इस ऑब्जेक्ट की प्रोसेसिंग पावर इस तरीके से है कि वो एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन को खत्म करके एक नई सिविलाइजेशन निर्माण करने की ताकत रखती थी। ये वही ताकत होती है जिसे कि ट्रॉय की बॉडी में पाया गया था। और हाल ही में जब वो सभी येगर की बॉडी को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर भी वही पावर थी, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट को टच जो किया था। कायला को थोड़े समय बाद एक शॉकिंग रियलिटी पता चलती है। उसने अपना अजम्पशन रखा कि यह ऑब्जेक्ट किसी डायनामाइट की तरह है जिसके अंदर इतनी सारी पावर्स थी कि वो पूरी गैलेक्सी को ही खत्म करने की एबिलिटी रखता था। और जरूर हमसे एडवांस सिविलाइजेशन वाले चाहते थे कि एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन खत्म हो जाए और फिर वो अपनी कॉलोनी बनाकर उसका विस्तार करेंगे। उन्हें अंदाजा था कि ये ऑब्जेक्ट हम इंसान ढूंढने के लिए जरूर आएंगे और यहाँ सारी चीजें उनके प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी। तो फिर ये डर का माहौल था कि ये ऑब्जेक्ट अगर एक समय के बाद ब्लास्ट हो गया तो सुपरनोवा जैसा एक एक्सप्लोजन हो सकता था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऐसे एक्सप्लोजन्स थे जो कि बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स के कंबाइन होने पर होते थे और इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती कि ये पूरी गैलेक्सी को ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। कायला बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई और अपने मेंबर्स से सारी बातें शेयर की। उन्हें इसका सॉल्यूशन तो जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। अब यहाँ उस जायंट ब्लू प्लैनेट के ऊपर निक अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर की तरफ चला जाता है। पर निक ने अंदर घुसते ही ये पाया कि वहाँ कई सारी लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और ये सारे माइनिंग वर्कर्स ही थे जिन्हें की कई साल पहले रेस्क्यू कर लिया गया था। फिर ये अनजान डेड बॉडीज किसकी हैं और इन्हें किसने मारा था। और अच्छी तरीके से देखने के बाद निक को उन सारी डेड बॉडीज के अंदर किसी इंसानी वेपन के निशान दिखाई दे रहे थे, यानी कि इन्हें किसी इंसान ने ही मारा है। यहाँ पर जो ट्रॉय नाम का आदमी था उसकी सच्चाई अब हमें पता चलती है। दरअसल वो काल का बेटा नहीं बल्कि वो खुद काल है, जिसने कि उस पावरफुल ऑब्जेक्ट के अंदर से कई सारी शक्तियां अपने अंदर ट्रांसफर कर ली थी और वो एक तरीके से म्यूटेंट बन चुका था। उसने अपने आप को जवान बना दिया और अपना चेहरा ही बदल दिया जिससे कि कोई भी उसे पहचान न पाए और वो जो चाहे वो कर सके। यहाँ और कोई नहीं बल्कि ये ट्रॉय ही था जिसने अपने सभी साथियों को मार गिराया क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को अकेला यूज करना चाहता था। ट्रॉय के इंटेंशन साफ साफ दिखाई दे रहे थे और वो कई सारे मेंबर्स को मारते हुए अब कंट्रोल रूम के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। उसने तो सारे मेंबर्स को बता दिया था कि अब तुम सभी की खैर नहीं। मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाए और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से सारी की सारी गैलेक्सी भी खत्म हो जाए। ट्रॉय ने तो अब यहाँ पर निक को उसी ब्लू प्लैनेट पर फंसाने के लिए सारी के सारी कंस्ट्रक्शन मशीन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। वो तो उसके एकमात्र स्पेसशिप को भी वापस बुला लेता है जिससे कि निक वहीं पर फंसा रह जाए। निक बहुत कोशिश कर रहा था स्पेसशिप को रोकने की, लेकिन ट्रॉय के कमांड देने पर वो छोटी सी स्पेसशिप वहां से ऑर्बिट में आ गई, यानी कि निक बुरी तरीके से उस ब्लू प्लैनेट पर फंस चुका है। डेनिका नाम की एक मेंबर तो कंट्रोल सेंटर में आकर ट्रॉय को वहां पर देख लेती है और उसे शायद सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, पर ट्रॉय के अंदर ऐसी शक्तियां आ चुकी थी जिससे कि वो कोई सुपर ह्यूमन बन चुका हो। उसने सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए डेनिका को स्पेसशिप से बाहर फेंक दिया जिससे कि डेनिका मारी जाती है। और अब ट्रॉय बढ़ रहा था येगर के पास। येगर के अंदर भी उसी की तरह काफी शक्तियां थीं, लेकिन ट्रॉय ने सबसे ज्यादा शक्तियां एब्जॉर्ब की होती हैं, इसीलिए येगर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके सामने नहीं टिक पाता। अब ट्रॉय तो सीधा ट्रेवल करते हुए बेंजामिन और कायला के पास पहुंचता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। बेंजामिन ये समझ चुका था कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उसने तुरंत ही एक मशीन की मदद से ट्रॉय के बॉडी में घुसा दिया था।
जिससे कि ट्रॉय को काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन ऑब्जेक्ट की उसी पावर की मदद से वो अपने घाव को हील कर ले रहा था और वापस से फाइट करने लगता है बेंजामिन से। बेंजामिन जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो तो कुछ भी नहीं कर पाता और ट्रॉय उसे बहुत बुरी तरीके से मारकर खत्म कर देता है। ट्रॉय के सामने तो उसकी वाइफ कायला थी जो कि उसके पास जाकर बोल रहा था कि हमें एक और चांस देना चाहिए एक दूसरे को, तुम मेरे पास आ जाओ और हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन कायला ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अब अचानक हमें पता चला कि निक जो ब्लू जायंट प्लैनेट पर फंसा हुआ था वो एक रेस्क्यू शिप लेकर वहां पर आ चुका है और जब यहाँ ट्रॉय का ध्यान भटका तो कायला उसके आंख पर हमला करके वहां से भाग जाती है। हम तो साफ साफ देख पा रहे थे कि ट्रॉय को चोट लगने के बाद भी वो अपने आप को किस तरीके से हील कर पा रहा है। कायला और निक के एक साथ मिलने पर अब अचानक निक सीधा हमला करने लगा ट्रॉय के ऊपर। ट्रॉय अब ओवर पावर करते हुए निक को काफी मारता है पर निक ने किसी भी हालत में एक गन निकाली और उसके हाथ को ही काट दिया। ये एक अच्छा मौका था, इसीलिए निक कायला को लेकर एक दूसरे चैम्बर में चला जाता है। उसने चैम्बर का डोर बंद कर दिया था जिससे कि ट्रॉय वहीं कुछ देर तक फंसा रहे। ट्रॉय ने सबसे पहले अपने काटे गए हाथ को वापस से रीजनरेट किया जैसे कि वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। पावरफुल ऑब्जेक्ट ने मानो उसे इंसान से कन्वर्ट करके किसी एडवांस सिविलाइजेशन में बदल दिया है। ट्रॉय उस पूरे चैम्बर को तोड़कर बाहर निकलता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एस्केपिंग पॉड लेकर यहाँ से भाग रहे हैं, इसीलिए ट्रॉय ने सिर्फ एक चैम्बर को छोड़कर सारे चैम्बर्स को तोड़ दिया और अब वो स्पेसशिप को उस ब्लैक होल की तरफ मोड़ते रहता है ताकि सभी लोग मारे जाएं। निक और कायला जब अपने कंट्रोल रूम में थे तो उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है कि उनका पूरा स्पेसशिप चार्ज हो चुका है, यानी कि वो इंटर डायमेंशनल जंप के लिए अब तैयार हैं जो कि जल्द से जल्द ट्रिगर कर दिया जाएगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके तरफ ही बढ़ रही थी जो होता है ट्रॉय, और अगर उसके पास ऑब्जेक्ट की और पावर आ गई तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसीलिए सबसे पहले उन दोनों ने अपने एक रोबोट के पास वही ऑब्जेक्ट दिया और उसे सीधा ट्रॉय के पास लेकर चला गया। ऑटोमेटिक कमांड देने के बाद वो रोबोट खुद को डिस्ट्रॉय करता है, यानी स्पेसशिप का वो चैम्बर डिस्ट्रॉय हो गया और ट्रॉय तो उस ऑब्जेक्ट के साथ सीधा स्पेस में चला जाता है, जिससे ट्रॉय मारा गया और उनकी एक टेंशन खत्म हुई। इंटर डायमेंशनल जंप अब रेडी होने वाला था पर कायला और निक को एक और बात पता चली कि उनके सारे चैम्बर्स खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक चैम्बर बचा है इस जंप के लिए, पर उसके अंदर सिर्फ एक ही जा सकता था क्योंकि अगर दो इंसान उसके अंदर गए तो ये भी हो सकता है कि जंप के दौरान उनकी डीएनए एक दूसरे से मिल जाए और बॉडी मर्ज होने के कारण वो दोनों ही मर सकते थे। पर उन्हें एक डिसीजन तो लेना ही होगा। अब उनका कंप्यूटर ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही पावरफुल था वो सीधा इस गैलेक्सी के एक बहुत ही बड़े स्टार की तरफ बढ़ रहा है। कुछ समय में अगर वो उससे टकरा जाएगा तो यहाँ पर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता था। अंदाजे के हिसाब से ये एक्सप्लोजन हमारी दूसरी गैलेक्सी की तरफ 50 साल के अंदर पहुंच जाएगा, जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी खत्म कर सकता है। अब ये चीजें तो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उन्हें कुछ समझता ही नहीं, पर फिलहाल उन दोनों को इंटर डायमेंशनल जंप के लिए रेडी होना था। इसीलिए कायला और निक बिना कुछ सोचे समझे एक ही चैम्बर के अंदर चले गए। जल्द से जल्द वो बहुत ही ज्यादा पावर्स यूज करते हुए भी अपनी गैलेक्सी की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। वो दोनों एक चैम्बर में थे और यही कामना करते हैं कि उनके डीएनए एक दूसरे से मैच ना हो और वो जिंदा वहां पर पहुंच जाएं। कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर उनका वो इंटर डायमेंशनल जंप कंप्लीट हो जाता है और वो सही सलामत अपनी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका चैम्बर ओपन हुआ तब निक और कायला ये जान रहे थे कि उनकी बॉडी मर्ज नहीं हुई, सिर्फ उनकी आंखें एक दूसरे से अदल बदल जाती हैं। सिस्टम ये बताने लगा कि कायला प्रेग्नेंट है और ये जरूर निक के डीएनए और उसके डीएनए मर्ज होने से हुआ होगा। दोनों इस बात से खुश होते हैं कि उनकी जिंदगी बच गई, पर सबसे बड़ा खतरा तो अभी आने वाला था। किसी को नहीं अंदाजा कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो होगा वो 50 साल बाद उनकी गैलेक्सी में आकर क्या तबाही मचाने वाला था। हमें तो ये भी आइडिया नहीं है कि रियलिटी में ऐसा हो सकता है और कुछ ही साल हमारे पास मौजूद है क्योंकि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। हमारी ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।